हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुधा भार्गव जी की लिखी कहानी जन्मपत्री। मुझे डॉक्टरी पढ़ने दो वरना घर से भाग जाऊंगी। इस वाक्य की गूंज से दीवारें तड़क गईं, आवाज़ें खामोश हो गईं, रुकावटें अपना साया मिटा अदृश्य होने लगीं। रास्ता उसका साफ हो गया। आज वही टूटी घुटी बेदम बैठी है। उसके ही बेटी दामाद ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वो चुप रही। अपनी खामोशी से उसे खुद घृणा हो गई। काश वो तूफ़ानी दरिया बन जाती और अपनी प्यारी पोती को डूबने से बचा लेती। 3 माह पहले पोती सोनाली की शादी एक रईस ख़ानदान के शहजादे से हुई थी। सोनाली के पिता भी उनसे किसी बात में कम न थे। बेटी ने बीकॉम करके सीए कर लिया था। बेटा एमबीए की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। लड़का सुंदर व कमाऊ मिल गया। बस बंसल साहब ने आनन फानन में शादी रचा डाली। उनकी सास डॉक्टर रूपाली ने दबी ज़बान में कहा भी, बेटी अच्छी तरह जांच पड़ताल करवा लो, जल्दी ना करो। ओह माँ, तुम्हारा नज़रिया हर समय डॉक्टर जैसा होता है, घर में भी और बाहर भी। दामाद जैसे नाजुक रिश्ते में ज़्यादा डॉक्टरीपन किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जन्मपत्री तो मिलवा ही ली है। सुनते हैं जन्मपत्री बनवाते समय जन्म का समय एकदम ठीक होना चाहिए। तुम्हारे तो 4 घड़ियों में 4 समय होते हैं। हाँ, मोबाइल ज़रूर एक समय देते हैं, पर सोनाली के जन्म के समय तो तुम्हारे पास ये सुविधा नहीं थी, इसीलिए जन्मपत्री के भरोसे रहना ठीक नहीं है। माँ, आप तो सदियों से चली परंपराओं को तोड़ने में लगी हैं। प्राचीन समय में तो शादी के समय कुंडली मिलवाते ही नहीं थे। शिवजी ने जब पार्वती का, विष्णु ने लक्ष्मी का और ब्रह्मा ने सरस्वती का वरण किया तो कोई जन्मपत्री नहीं मिलवाई थी। हमारे देश में तो लोगों ने कमाने का इसे धंधा बना लिया है। जहाँ से पैसा आता दिखाई दिया उसी के पक्ष में मिलन की गंगा बहा दी। बाहर के देशों में तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है। लव मैरिज में तो जन्मपत्री खूंटी पर उपेक्षित सी टंगी रहती है, पर शादी से पहले ही लड़के लड़की एक दूसरे को भली भांति जान जाते हैं और यही होना चाहिए। मैंने भी तो लव मैरिज की थी। प्यार के आगे कौन कुंडली मिलाने की सोचता है। बेटी, आज के सभ्य समाज के मुखौटे पारदर्शी नहीं रहे। वे दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। मम्मी जी, हमें भी ज़िंदगी का कुछ अनुभव है। बेटी का क्या हम बुरा चाहेंगे? चिंता ना कीजिए, सोनाली जहाँ जा रही है खुश रहेगी। डॉक्टर नानी ने अपने मुंह पर ताला जड़ लिया। अब ज़्यादा वो अपनी और अपने पेशे की तौहीन नहीं चाहती थी। धूमधाम से शादी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से सोनाली को विदा किया गया। सुहागरात के समय 16 श्रृंगार किए अपने जीवन साथी की पदचाप सुनने को सोनाली आतुर थी। वो तो नहीं आया, पर सास दौड़ती आई, बहू मेरे कमरे में चलो, काम है। सोनाली आज्ञाकारी बच्चे की तरह सासू माँ के पीछे चल दी। सुसज्जित कमरे को देखकर उसने अंदाज़ा लगाया, शायद यहीं पर प्रीतम से भेंट होगी। नज़रें घुमाते हुए कुछ ढूंढने लगी, तभी कानों में आवाज़ पड़ी, बहू अपनी सिंगार पट्टी और गहने उतार कर नहा धो ले और थोड़ा आराम कर ले। सारे दिन की थकी तो थी ही। नहाकर जैसे ही पलंग पर वो बैठी, कमर सीधी करने की उसकी इच्छा बलवती हो उठी और उसी पलंग पर वो लुढ़क गई। सुबह सास को बगल में सोया देख अचकचा गई। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, पर उस भीड़ में अपने पति का चेहरा देखने को उसकी आंखें तरस गईं। वैसे सास ने उससे मिलने का मौका भी नहीं दिया और न पतिदेव ने उससे मिलने की कोशिश की। चौथे दिन सोनाली को पति के कमरे में जाने का अवसर मिल ही गया। धड़कते दिल से उसके कमरे में प्रवेश किया। लैंप की रोशनी में उसका पति श्री शायद कुछ पढ़ रहा था। बड़ा बुझा बुझा उदास सा लग रहा था। आओ सोनाली, मेरे 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तुमसे मिल नहीं पाया। आज भी शरीर में बड़ा दर्द है। लाइए मैं दबा दूँ, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, सारे फ़ोन ख़राब हैं।
ओह, तभी मैंने भैया को फ़ोन मिलाया था पर कनेक्शन ही नहीं मिला। असल में श्री ने माँ बाप की ज़िद के कारण शादी तो कर ली थी, पर वो सोनाली का सामना नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि पत्नी को वैवाहिक सुख नहीं दे पाएगा। माँ ने जब आत्महत्या की धमकी दी तो उसे घुटने टेकने पड़े। अपराध बोध से वो भी तड़प रहा था, पर हीन भावना के कारण उचित निर्णय लेने में असमर्थ रहा। बाप ने अपने बेडरूम के अलावा सब जगह के टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए थे ताकि सोनाली अपने पीहर कोई फ़ोन न कर सके। अगले दिन उसकी नींद देर से टूटी। वो हड़बड़ा कर उठी। रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट शुरू हो गई थी। रसोई में पहुंची तो देखा सासू जी पहले से ही वहां विराजमान हैं। बहू, ये उठने का समय है क्या? नहा धोकर आओ और मेरा काम हल्का करो। कब से इंतज़ार में थी, कब बहू आए और घर संभाले। सास ने अपनी ज़बान को चाशनी में इस कदर लपेटा कि सोनाली काम की चपेट में आती चली गई। उसकी नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता था। सास ससुर को हमेशा डर रहता कि कहीं वो किसी के सामने अपना दर्द ना उड़ेल दे और उनकी इज्जत की किरकिरी हो। सोनाली बड़े आश्चर्य में थी कि माँ बाप ने उसकी एक बार भी सुन न ली। ससुराल तो शहर ही शहर में है, एक बार तो आ जाते। उसी शाम फ़ोन की घंटी घरघरा उठी। सोनाली भागी भागी फ़ोन के पास गई, मानो प्यासा कुएं के पास गया हो। सास कड़क कर बोली, खबरदार जो फ़ोन उठाया। इस अपरिचित रौद्र रूप को देखकर सोनाली सहम गई। फ़ोन उसके पिताजी का था। बेटी कैसी है जी? बहुत दिनों से बातें ही नहीं हुई, उसे ज़रा बुला दीजिए। अजी वो यहाँ कहाँ है? बेटा बहू तो कुल्लू मनाली हनीमून को गए हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। इस झूठ ने सास की कुटिल मनोवृत्ति से पर्दा हटा दिया, पर सोनाली समझ ना पाई कि आखिर उसका कसूर क्या है। पति का रूखा व्यवहार, सास का छल कपट और ढेर सारे कड़े पहरे क्यों परछाई की तरह उसके साथ चल रहे हैं। उसकी उमंगें, उसके अरमान भी उसे दगा दे गए थे। उधर सोनाली की माँ का बुरा हाल था। सोते सोते चौंक जाती और उसका नाम लेकर पुकारती और कहती, मेरी बेटी को बुलाओ, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास ले चलो। मुश्किल ये थी कि नए नए समझाने बिन बुलाए जाया कैसे जाए। सोनाली की हालत देख रूपाली ने बिना सूचना दिए पोती की ससुराल जाने का निर्णय कर लिया। कीर्ति नगर से फरीदाबाद पहुंचने में मुश्किल से 1.5 घंटा लगा होगा। सुबह सुबह ही दोनों को अपनी देहली पर देख सोनाली की सास मुश्किल में पड़ गई और पैरों से उसे ज़मीन खिसकती नजर आई। सास उस समय सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और सोनाली फर्श का पोंछा लगा रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, इसीलिए ना तो वो अपनी नानी और माँ को देख पाई और ना वे सोनाली को पहचान पाई। समधिन ने जरूर बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, आइए समधन जी, सुबह सुबह इधर कैसे? यहीं से गुज़र रहे थे कि सोचा आप लोगों से मिल लें। किधर है हमारी पोती? रूपाली ने कहा। अरे सोनाली, देख तो कौन आया है। ये तो ससुराल में इतना रम गई है कि आप लोगों को याद ही नहीं करती। सोनाली ने मुड़कर देखा, भूल गई अपनी दुर्दशा, पर छिपा पाई कि अपने दिल के घाव। नानी के गले लगकर फफक पड़ी, बिना कहे ही बहुत कुछ कह गई। सहज सी मीठी आवाज़ में बोल फिर बजने शुरू हो गए। सोनाली, मेहमानों को आदर सहित जलपान तो कराओ। आपकी बेटी तो बहुत लायक है। नौकर की गैरहाजिरी में इसने अकेले सारा काम संभाल लिया है। मुझे तो फली भी नहीं फोड़ने देती। रूपाली अब सास की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं थी। उसने 2 टूक बात करते हुए स्पष्ट कह दिया, समधन जी, हम सोनाली को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो बड़ी उदास और कमज़ोर सी लग रही है। जल्दी किस बात की है? 2-3 दिन बाद भेज देंगे। इतने में सोनाली का पति ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर आया। अपनी सास को देखकर उसे सांप सूंघ गया। समय की नज़ाकत को देखकर बोला, माँ, सोनाली को जाने दो। शादी के बाद तो वो सबसे मिली ही नहीं है। 2 दिन बाद मैं उसे ले आऊँगा। हाँ बेटा, मिलते भी कैसे? 2 माह तो तुम हनीमून के चक्कर में बाहर ही रहे।
हनीमून? हनीमून तो हम जा ही नहीं पाए। क्यों? रूपाली चौंक पड़ी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसी तुम्हें क्या बीमारी है? जवान हो, स्वस्थ हो, आओगे तो तुम्हें अपने डॉक्टर मित्र से मिला देंगे, रोग निदान करने में कुशल हैं। श्री इन दो महिलाओं के बीच बुरी तरह फंसा। हर बात में रजामंदी देने में ही अपनी भलाई समझी। एकांत मिलते ही नानी ने अपनी पोती से कहा, अपना सामान बांधकर जल्दी यहाँ से निकल चलो, कोई केकड़ा आकर बाधा न पैदा कर दे। सोनाली जैसे ही नहा धोकर तैयार हुई, वे झटपट चल दिए। सोनाली की सास कहती रह गई, पानी तो पी लीजिए, चाय भी आ गई। उसके सारे शब्द हवा में ही तिरकर रह गए। ससुराल की देहली पार करते ही सोनाली सिसक पड़ी। हर बात का जवाब उसकी खामोशी थी। घर में अकेलेपन से उसे दहशत होती। कभी कभी वो बड़ी बहकी बहकी बातें करती और उसे भय बना रहता कि कहीं उसके माँ बाप उसे दोबारा ससुराल ना भेज दें। जब भी उसके पति के बारे में कोई बात पूछता तो बस कहती, पता नहीं, जाने क्या कहती रहती है, पता नहीं पता नहीं। जब नवविवाहिता एक हो जाएं तो हर सांस एक दूसरे के नाम हो जाती है। सोनाली की माँ अपनी बेटी के जवाब से खींच पड़ी, पर ये तो एक हुए ही नहीं। डॉक्टर नानी की आंखों ने घूरते हुए कहा, किसी में अब इतना साहस न बचा था कि उसका विरोध कर सके। सोनाली के पापा तो अपनी सास के सामने भीगी बिल्ली बन गए थे। श्री के आने का इंतज़ार था। उसके आते ही रूपाली सोनाली और श्री को शारीरिक परीक्षण कराने के लिए डॉक्टर बैनर्जी के क्लिनिक में ले गई तो डॉक्टर बैनर्जी के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं। रूपाली समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसने ज़्यादा पूछताछ ना की, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ही उचित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था और रिपोर्ट शाम को मिलनी थी। शाम होते ही डॉक्टर बैनर्जी का फ़ोन खड़खड़ा उठा। डॉक्टर रूपाली, आपका दामाद तो नामर्द है। ऐसे लोग अव्वल दर्जे के कायर होते हैं। वो अपने माता पिता की अनुचित बात का कभी विरोध ना कर पाएगा। और ऐसी दशा में ताज्जुब नहीं कि वे सोनाली बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके शारीरिक यातनाएं दी जाएं। सभ्य समाज में सताने के तरीके भी बड़े सभ्य होते जा रहे हैं। मारपीट करने से तो रंगे हाथों पकड़े जाने का डर रहता है, पर दिल को ऐसी ऐसी चोटें पहुंचाते हैं कि अकेली औरत खड़ी ही ना रह सके। मेरी बात मानो तो उसे ससुराल भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ना वो वहाँ वैवाहिक सुख पा सकेगी और ना ही संतान सुख। उसकी शादी है ही नहीं, सिवाय धोखाधड़ी के। रिसीवर रूपाली के हाथ से छिटक कर दूर जा पड़ा और वो सिर थाम कर सोफे पर बैठ गई। भारी मन से उसने ये सत्य उजागर किया। माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सोनाली को देखकर तो ऐसा लगा मानो रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। दूसरे दिन श्री अपने घर जाने को तैयार था, पर सोनाली का कुछ अता पता ही ना था। नाश्ता करने के बाद उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से ससुर की ओर देखा। सोनाली तुम्हारे साथ नहीं जा सकेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। तो फिर कब मिलना होगा? अब तो दामाद जी कोर्ट में ही मिलना होगा। रूपाली बिफर पड़ी। कोर्ट का नाम सुनते ही श्री शीघ्र ही उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब तो घायल शेरनी की तरह सोनाली की नानी अपनी बेटी दामाद पर टूट पड़ी। काश तुमने मेरी सुनी होती। जनपत्री के बदले मेडिकल जांच करवाकर वैवाहिक योग्यता की पत्री ली होती तो मेरी पोती का जीवन बर्बाद ना होता। उसको संभलने में ना जाने कितना समय लगेगा। सोनाली के माता पिता भी पश्चाताप की आग में झुलस रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा भार्गव जी द्वारा लिखी कहानी जन्मपत्री। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।